अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो गेम सेट मैच। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। सेकंड टेस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका हैपनिंग इन कोलंबो और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जारी है। क्या ही डबल सेंचुरी, निफ सेंचुरीज सारी हमारे प्लेयर्स ने बनाई हैं वहां पे और 370 से ज़ायद की लीड पाकिस्तान की हो चुकी है मैच में। सो काफ़ी मजबूत गिरफ्त है पाकिस्तान की। देखना यह है कि पाकिस्तान कब डिक्लेयर करता है और श्रीलंका अपनी सेकेंड इनिंग्स की बैटिंग स्टार्ट करता है। सो आज के शो में इस टेस्ट मैच के हवाले से जहां पाकिस्तान की गिरफ्त बहुत मजबूत है, काफ़ी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। हमारी आउटस्टैंडिंग बैटिंग जो जारी है उसके बारे में बात करेंगे और मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे कि जो हमारी पीसीबी की टेक्निकल कमेटी नई इस्टेब्लिश हुई है जिसको मिसबाह उल हक लीड कर रहे हैं, उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। बिकॉज़ बहुत अहम डिसीजन होने हैं। आपकी चीफ सिलेक्टर आपका सेलेक्ट होना है जिसने एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए टीम को सिलेक्ट करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आज ये चीज़ें डिस्कस करें। शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं हमारे व्हाट्सअप सेगमेंट के साथ और पहली खबर ऑब्वियसली कोलंबो टेस्ट के हवाले से है। कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। कौमी ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक श्रीलंकन बॉलर्स पर बहुत मुश्किल साबित हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा, डबल सेंचुरी स्कोर की है। उनका हाईएस्ट स्कोर भी श्रीलंका के अगेंस्ट था 160 रन का, जो उन्होंने क्रॉस किया है और आज 200 रन पाकिस्तान के लिए स्कोर किए हैं। सो सीरीज़ में सेकंड डबल सेंचुरी फ्रॉम पाकिस्तान विच इज़ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। सलमान अली आगा ने भी 100 रन स्कोर किए और दोनों प्लेयर्स ने काफ़ी जल्दी रन स्कोर किए हैं। और सऊद शकील ने निफ सेंचुरी बनाई, वो भी उनका भी एक ज़बरदस्त स्ट्रीक चल रहा है और जिस एवरेज के साथ वो चल रहे हैं काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने ब्रेक किए हैं। कोलंबो टेस्ट में अगली खबर, पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद को गेंद लगने से वो ज़ख्मी हुए हैं और मैच से उनको बाहर होना पड़ा है। सर पर गेंद लगने के सबब सरफराज मुसलसल दर्द महसूस कर रहे थे और कंकशन कानून के मुताबिक सरफराज के मुतबादिल के तौर पर मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल किया गया और हम बैटिंग करते हुए भी देख रहे हैं और वो भी जारहाना बैटिंग कर रहे हैं। लास्ट जो देखा था उसमें 30 समथिंग के स्कोर पे थे, बहुत जल्दी रन्स कर रहे हैं वो भी। अगली खबर, जैसे हमने कहा कि टेक्निकल कमेटी के हवाले से है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया चीफ सिलेक्टर कौन होगा। टेक्निकल कमेटी के सरबराह मिसबाह उल हक ज़का अशरफ को चीफ सेलेक्टर के नाम तजवीज़ देंगे। उन नामों में मोहम्मद वसीम, इंज़माम उल हक, अज़हर अली और मुश्ताक अहमद चीफ सेलेक्टर्स की दौड़ में शामिल हैं। चीफ सेलेक्टर्स की तकर्रुरी के बाद एशिया कप और वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। मिसबाह उल हक ने टेक्निकल कमेटी की तश्कील के लिए अज़हर अली, मोहम्मद हफीज़ के अलावा मुश्ताक अहमद, इंज़माम उल हक और वक़ार यूनुस से भी राब्ते किए हैं। तो काफ़ी तेज़ी से मिसबाह उल हक अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, विच मीन्स कि ही इज़ टेकिंग दिस टेक्निकल कमेटी वेरी सीरियसली। और आगे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो डिसीजंस होने हैं वो टेक्निकल कमेटी की मुशावरत से और मिसबाह उल हक की गाइडेंस में होने वाले हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप के हवाले से एक इंपॉर्टेंट खबर है पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से। सो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच रीशेड्यूल होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नवरात्रि का एक त्यौहार है जो 15 अक्टूबर को होने वाले पाक भारत मैच को रीशेड्यूल करवा सकता है। बिकॉज सिक्योरिटी इदारों ने मजहबी त्यौहार की वजह से हाई प्रोफाइल मैच की सिक्योरिटी मुश्किल करार दे दी है, जिसके सबब भारतीय बोर्ड पाक भारत मैच की तारीख चेंज करवाएगा या वेन्यू चेंज होने पर गौर हो रहा है। और मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक भारत मैच एक दिन कबल 14 अक्टूबर को कराया जा सकता है, जिस पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं बिकॉज 14 अक्टूबर को 2 और इम्पॉर्टेंट मैचेस होने हैं। सो वील टॉक अबाउट दिस न्यूज़ इज़ वेल इन आवर शो। और आज के शो में हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैनल है। हमारे साथ कमर अहमद होंगे जो बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, साथ ही साथ आईसीसी की तरफ से सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस कवर करने का रिकॉर्ड है उनके साथ। और दूसरे हमारे जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट होंगे वो हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं और नंबर्स उनके हर वक्त टॉप ऑफ माइंड होते हैं। दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे और उनसे हम एक तो टेस्ट मैच जो कोलंबो में चल रहा है उसके हवाले से बात करेंगे और जो पीसीबी में टेक्निकल कमेटी के हवाले से और चीफ सेलेक्टर सेलेक्ट होने के हवाले से जो ख़बरें हैं उस पर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे और लेट्स होप के वी कनेक्ट विद दीज आर गेस्ट्स वेरी सून। उससे पहले हम थोड़ा सा अगर अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग की बात करें, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, और अगर स्टेटिस्टिक्स अगर हम देखें तो आपके पाकिस्तानी ओपनर्स के ओवरसीज़ कंडीशंस में
वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स है और जो ओवरसीज़ कंडीशन में किसी ओपनर ने सबसे हाईएस्ट रन स्कोर किए हैं उनकी लिस्ट में अब्दुल्ला शफीक जो है वो काफ़ी जल्दी से तेज़ी से ऊपर आए हैं। और हम अपने शोज़ में डिस्कस भी करते रहे हैं कि श्रीलंकन कंडीशन में अब्दुल्ला शफीक ने पहले भी पाकिस्तान को सेकेंड इनिंग्स में अच्छे रन्स करके जिता चुके हैं। सो हमारी स्क्रीन पे आ भी रहा है कि अब्दुल्ला शफीक की आज की जो परफॉर्मेंस है वो उनको सईद अनवर, इंज़माम उल हक और बाकी जो आपके बेस्ट ओपनर्स हैं उनकी लिस्ट में लाके खड़ा कर दिया अब्दुल्ला शफीक ने अपने आप को। और एक यंगस्टर की तरफ से ऐसी ज़बरदस्त इनिंग आना इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट। और हम हमेशा कहते हैं कि आपका ओपनिंग जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपकी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस सीरीज़ में हमने देखा इमाम उल हक ने जहाँ ज़रूरत पड़ी रन्स किए और अब्दुल्ला आपके सामने हैं और दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। इसके बारे में मज़ीद डिटेल से बात करेंगे। कमर अहमद साहब जिनके बारे में मैंने कहा कि आईसीसी की तरफ से सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट कवर करने का उनका रिकॉर्ड है और बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं, काफ़ी सीजनड एनालिस्ट हैं। कमर अहमद साहब हमारे साथ लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। कमर साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम ऑन द शो गेम सेट मैच। वेलकम, खुशामदीद। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे हूँ इस वक्त मैं। आप सवाल कीजिए। अभी आपने कहा आईसीसी के लिए मैंने नहीं कवर किया बल्कि बीबीसी के लिए 30 साल और दुनिया के सारे अखबारों के लिए। सुपर्ब सर, मैं ये कह रहा था सर कि एज पर आईसीसी रिकॉर्ड्स आपने सबसे ज़्यादा मैच कवर किए, ऑब्वियसली आपने डिफरेंट इदारों के लिए किए हैं। सो वेलकम। 453 टेस्ट मैचेस, 741 वनडे और 9 वर्ल्ड कप। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर आईसीसी रिकॉर्ड। सो सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ होने के लिए। आपकी नज़र पड़ी होगी पाकिस्तान श्रीलंका के टेस्ट मैच पे, क्योंकि आप लॉर्ड्स में बैठे हैं तो हम कुछ आपसे एशेस के बारे में जानेंगे। लेकिन राइट नाउ द टॉपिक इज़ पाकिस्तान श्रीलंका मैच। इस मैच में सबसे पहले हमने देखा कि बाबर आजम ने बड़ी अच्छी साइंस शो किए कि सेम टीम के साथ स्टिक किया और हमने देखा कि जो प्लेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे, सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया। अब्दुल्ला शफीक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, 200 रन। शान मसूद ने 50 किए। सऊद शकील जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं उन्होंने भी 50 किए। और कुछ नहीं तो आगा सलमान जो पिछले टेस्ट के भी सेंचुरियन है उन्होंने फिर एक सेंचुरी स्कोर की। सो हाउ डू यू सी पाकिस्तान बैटिंग इन दिस पर्टिकुलर मैच? देखिए, सिर्फ 2 टेस्ट मैच की सीरीज है, जाहिर है कि पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाएगा। एक टेस्ट मैच जीता हुआ है और इस टेस्ट की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान, अगर ये मैच ड्रॉ भी होता है तो पाकिस्तान जीता हुआ है। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस अभी आपने बात की है, जो लड़के आउट ऑफ फॉर्म थे वो सारे फॉर्म में आते जा रहे हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि अब्दुल्ला शफीक, जिसको मैंने पहली दफ़ा देखा पाकिस्तान में टेस्ट खेलते हुए और मैं बड़ा इम्प्रेस था उनकी टेक्निक से और टेम्परामेंट और कंसंट्रेशन से। मैं बहुत खुश हूँ कि वो बैक फॉर्म में आ गए हैं और जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो भी उन्होंने स्कोर करना शुरू कर दिया है। शान मसूद काफ़ी डिसअपॉइंटिंग उन्होंने नाउम्मीद किया लोगों को टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लूज शॉट खेल के अच्छा खासे विकेट पे जमने के बाद भी। लेकिन अब देखें, जैसे सऊद शकील हैं या अब्दुल्ला शफीक हैं या बाबर आजम खुद एक रोल मॉडल है इन तमाम बैट्समैनों के लिए, बिकॉज ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल पाकिस्तान बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान से बाहर जाके परफॉर्म कर रही है पाकिस्तान की। इट्स एन आउटस्टैंडिंग थिंग टू हैव कि आपकी टीम ओवरसीज़ जाके, जो हमेशा हमें लगता है कि स्ट्रगल करते हैं और वहाँ जाके उन्होंने परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा साइन है। एक और एक्सपर्ट हमारे साथ, जैसे हमने अनाउंस किया था, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। मिर्ज़ा साहब आपका वेलकम करते हैं शो पे, थैंक विद अस। और आपसे सवाल भी थ्रो कर देते हैं। हम अपने ओपनर्स की बात कर रहे थे कि बाबर ने अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ स्टिक किया और जो प्लेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने डिलीवर करना शुरू किया। अब्दुल्ला शफीक की एक और आउटस्टैंडिंग इनिंग्स श्रीलंका में, 200 रन किए उन्होंने। और बाकी आप देखें तो शान मसूद ने भी 50 किए, आगा सलमान ने 100 किए, सऊद शकील ने 50 किए। हाउ डू यू सी पाकिस्तान बैट्समैन परफॉर्मिंग सो वेल इन दिस टेस्ट मैच? फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता बरस जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोलंबो या गॉल में एक टेस्ट मैच हारी थी श्रीलंका के खिलाफ 246 रन से, उसके बाद से 1 साल तक पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच नहीं जीता। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 3-0 हारे, न्यूजीलैंड हारते हारते बचे। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने शुरुआत की है, जिस तरह से गॉल टेस्ट पाकिस्तान जीता 4 विकेटों से और अब डोमिनेट कर रहा है कोलंबो टेस्ट में, तो उससे लग रहा है कि टेस्ट का आपका कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है।
और सरफराज अहमद बदकिस्मत रहे कि उनके सर पर हेलमेट पर एक गेंद लग गई असिता फर्नांडो की, जिसकी वजह से वो चले गए और मौका मिल गया बैटिंग करने का रिजवान को। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का टेस्ट का जो था ना एक रिकॉर्ड, वो फैसल बड़ा ही वल्नरेबल था। लोग कहते थे कि पाकिस्तानी टीम जो है ना सिर्फ T20 की एक्सपर्ट है, टेस्ट की एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, अब अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीता है तो पाकिस्तान के 24 पॉइंट्स हो जाएंगे और आईसीसी की जो तीसरा साइकिल है टेस्ट रैंकिंग का, उस पे वो जो पहले नंबर पर आ जाएगा। भारत के अभी 16 पॉइंट्स है और ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट मैच खेला है जिसमें 26 पॉइंट्स है। तो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है। मैं समझ रहा हूँ कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। शाहीन शाह अफरीदी की 1 साल बाद जो वापसी हुई है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि नया गेंद उनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता और नसीम शाह भी उनका भरपूर साथ है। और सबसे खास बात, मिस्ट्री लेग स्पिनर अब्दुल फैसल बेहतरीन बॉलिंग है। जब से उन्होंने डेब्यू किया है इंग्लैंड के खिलाफ, अब तक 6 टेस्ट मैचों में 38 विकेटें ले चुके। तो पाकिस्तान का एक कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। सिर्फ लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली इतने इफेक्टिव नहीं रहे, लेकिन अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर भी कोई अच्छा हो तो पाकिस्तान का बड़ी जबरदस्त है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कमर साहब। ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड काफ़ी डिसमल रहा है पूरे 1 साल से, और उसमें क्योंकि अब पाकिस्तान के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ओवरसीज़ हम जाके टेस्ट मैच जीत रहे हैं, आपको लगता है जो मिर्ज़ा इकबाल साहब कह रहे हैं जो चीज़ें इंप्रूव हुई हैं उसका क्रेडिट बाबर को जाता है किसी हद तक? बिकॉज जब फवाद आलम टीम से निकले, सऊद शकील आए, तो उस वक्त क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कितना अच्छा सऊद शकील परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली कुछ और चीज़ें थी जो एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि इस तरह नहीं उस तरह होनी चाहिए, लेकिन बाबर ने उसको अपने हिसाब से मैनेज किया। बाबर पे खुद भी कप्तानी का बड़ा प्रेशर था, बट नाउ सिंस द रिजल्ट्स आर कमिंग एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स आर कमिंग, डू यू थिंक द क्रेडिट गोज टू द कैप्टन एंड द मैनेजमेंट टू स्टिक विद द राइट प्लेयर्स फॉर द राइट जॉब? वेरी मच सो। बाबर एक रोल मॉडल है। उनकी कामयाबी पर पाकिस्तान की कामयाबी का इंतजार होता है। वो जब फेल होते हैं तो ज़रा मुश्किल दरपेश आती है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बहुत हमेशा से इसमें तसलसल नहीं रहा है, इनकंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो बाबर आजम का बहुत बड़ा रोल है एज ए बैट्समैन, जो कि अपने कंधे पर लेकर ये पाकिस्तान टीम को, ऐसी टीम को जो कि फ्रेजाइल है, अनप्रिडिक्टेबल है, बैटिंग लाइनअप में मसल रहा है। कभी कोई स्कोर करता है, कभी कोई कामयाब होता है, कभी कोई फेल होता है। तो ऐसी बैटिंग लाइनअप में जब आपका कप्तान एक रोल मॉडल बना हुआ हो, बाबर आजम जैसा एक टेक्निकली साउंड बैट्समैन, और बहुत ही तसलसल कंसिस्टेंसी उनकी बैटिंग में, तो उससे जो यंग लोग जो होते हैं ड्रेसिंग रूम में, बैट्समैन, वो उससे न सब सिर्फ सीखते हैं बल्कि उससे सबक भी हासिल करते हैं, तो और कोशिश करते हैं कि वो भी परफॉर्म करें अपने कैप्टन की तरह। बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस जो इस वक्त बाहर के मुल्क में हो रही है, टेस्ट क्रिकेट में खासकर, ये हम सबको इसको एडमायर करना चाहिए। और इन लड़कों को जो नए हैं बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी है या नसीम शाह है या जितने भी अबरार हैं, इन सब लोगों को इंकरेज करना चाहिए ताकि इन लोगों को जितने भी मौके मिले उसमें वो एक कंसिस्टेंसी, तसलसल कायम रखें। ऑलराइट, अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन का खेल ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 563 रन्स, 563 रन्स बना लिए हैं, और कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान को श्रीलंका पर 397 रन्स की बढ़तरी हासिल है। वेरी स्ट्रॉन्ग लीड। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपको नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा बैटिंग कर रहे हैं? और 166 रन स्कोर किए थे श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग्स में। डू यू थिंक कि हम बहुत बड़ी लीड लेने के चक्कर में हैं, या आपको लगता है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इतने रन बनाएं कि हमें लास्ट बैटिंग ना करनी पड़े और श्रीलंका को आउट कर सके, और पिच की कंडीशन शायद ऐसी हो गई हो कि श्रीलंका को आउट करने में हमें टाइम लगे? बिल्कुल आपने सही कहा। हम यही चाह रहे हैं कि एक ही इनिंग्स पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 400 रन की लीड हो गई है पाकिस्तान की, और फिर चूंकि श्रीलंका यकीनन कोशिश करेगा कि किसी तरीके से सरवाइव करे। बड़ा मुश्किल नजर आता है श्रीलंका का सरवाइव करना। फैसल, 3 चीजें श्रीलंका को शिकस्त से बचा सकती हैं। एक तो बारिश या किसी बैट्समैन की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स, और उसके अलावा अगर पाकिस्तानी बॉलर्स खराब बॉलिंग करें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रिस्क मजबूत है इस टेस्ट मैच पर, और चूंकि विकेट थोड़ी सी खराब होगी, आज भी हमने देखा
कि प्रभात जयसूर्या की जो गेंद है वो टर्न तो हो रही थी लेकिन वो विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए। अब अबरार अहमद किस तरीके से बॉलिंग करते हैं श्रीलंका की दूसरी इनिंग्स में, मैं समझता हूँ कल पाकिस्तान आकर आधा घंटा या 1 घंटा जरूर खेलेगा और फिर उसके बाद श्रीलंका को साइकोलॉजिकली अंडर प्रेशर करके उनको बैटिंग कराएगा। लेकिन आप देखें, आजम की आप बात कर रहे थे, फैसल बाबर आजम इस टेस्ट सीरीज के 3 टेस्ट मैचेस में कोई लंबी इनिंग्स नहीं, एज अ कैप्टन उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, टीम को जेल कर दिया है। और खास बात यह कि तीनों मरतबा जो इस टेस्ट सीरीज में वो आउट हुए, तीनों मरतबा लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने उन्हें आउट किया। और पाकिस्तान की बैटिंग की एक और खास बात है कि पाकिस्तान का बैटिंग का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले बॉक डाउन हो जाते थे पाकिस्तानी बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में, बहुत सारी बॉल्स खेलते थे, लेकिन अब लग रहा है 4.6 रन फी ओवर का रन औसत पाकिस्तान अगर बरकरार रखे हुए तो इसका मतलब है कि मुखालिफ टीम पर बहुत दबाव डालना है। और पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजी ये बनाई है, गुज़िश्ता सीरीज जो 1 साल पहले हुई थी जो 1-1 से बराबर रही थी, प्रभात जयसूर्या ने 2 टेस्ट मैचेस में 17 विकेटें ली थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने ये फॉर्मूला अपनाया कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस और उन्होंने अटैक किया जयसूर्या पर, जिसकी वजह से वो इतने कामयाब साबित नहीं हो रहे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मुस्तहकम है। आपका नया करने वाले 2 बॉलर बेहतरीन बॉलर मौजूद है, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, फिर अबरार आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कल ही ये टेस्ट मैच खत्म करना चाहिए। अगर श्रीलंकन बैट्समैन कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स ना खेले, धनंजय डिसिल्वा जिन्होंने के 3 निस्फ सेंचुरियां बनाई हैं इस टेस्ट सीरीज की 3 इनिंग्स में, वो एक खतरा होंगे। लेकिन बाकी पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि आसान होगा इस टेस्ट मैच को जीतना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कमर साहब, अगर श्रीलंका की बॉलिंग पे थोड़ी सी नज़र डालें तो फर्नांडो जो है, उनके असीता फर्नांडो, उन्होंने 3 विकेटें ली हैं और जयसूर्या जो हमेशा सक्सेसफुल बॉलर रहते हैं स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट, जैसे बाबर को 3 इनिंग्स में उन्होंने ही आउट किया है। आपको लगता है कि अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज आपका फास्ट बॉलिंग अटैक अच्छा है और पहले इनिंग्स में हमने देखा कि नसीम शाह ने 3 विकेटें ली थी। सो डू यू थिंक कि ये भी आपको शो कर रहा है कि सेकेंड इनिंग्स में अगर फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है, जिसका मतलब ये है कि आप अर्ली ऑन विकेट्स ले सकेंगे। सो डू यू थिंक कि दिस इज गोइंग टू बी इन पाकिस्तान फेवर के पेसर्स विकेट ले रहे हैं और सेकेंड इनिंग्स में हमें श्रीलंका को जल्दी आउट करने में मदद मिलेगी? देखिए, कोई भी टीम दुनिया की खासकर टेस्ट क्रिकेट में अगर पहली इनिंग में 100-125 रन पे आउट हो जाए तो वो समझ लीजिए कि वो मैच से बाहर हो गई। श्रीलंका इस वक्त जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के बैट्समैनों की है वो मैच से बाहर है और पाकिस्तान के जीतने के चांसेस हैं अगर बारिश नहीं हुई तो। और मैं समझता हूँ कि आपने बाबर आजम की बात की कि वो स्पिनर पे आउट हो गए और ये हो गया, तो बात ये कि कोई भी दुनिया का बड़ा बैट्समैन जो है ना वो मुसलसल हर इनिंग में स्कोर तो नहीं करता, लेकिन कंसिस्टेंसी जब होती है तो वो अपने फॉर्म में होता है। बाबर आजम जो है वो जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं वो किसी भी स्पिनर पे, मैंने दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन देखे हैं वो एक ही बॉलर पे आउट होते रहे हैं। एक इंडिया के बॉलर थे 70s में, एक नाथ तोलकर लेफ्ट आर्म बॉलर, जेंटल मीडियम पे, वो जब भी आते थे तो वो जब बैकआउट जैसे ग्रेट बैट्समैन को आउट कर दिया करते थे और मुसलसल आउट करते रहे। तो बाबर आजम को कोई स्पिनर अगर आउट कर दे तो कोई ये नई बात तो नहीं है। कोई भी दुनिया का बैट्समैन किसी मामूली बॉलर के सामने भी आउट हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से इस मैच में खेल रहा है, एक ही इनिंग खेलेगा पाकिस्तान और ये मैच अगर किसी के फेवर में ये रिजल्ट होगा तो वो पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। मिर्ज़ा इकबाल साहब, आपने जिस तरह कहा कि पाकिस्तानी और सबको दिख रहा है कि किस तरह पाकिस्तान ने बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग दोनों टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस है हमारी, लेकिन आपको लगता है कि क्रेडिट ज़्यादा बैट्समैनों को इसलिए भी जाता है कि जैसे हमने कहा कि तीनों इनिंग्स में आपके जो जिससे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है बाबर से, उन्होंने रन्स नहीं किए हैं। उसके अलावा आपके अज़हर अली मिडल ऑर्डर में होते थे जो नहीं है टीम में। सो ये जनरली आपका ये होता था कि अज़हर अली रन कर रहे हैं या बाबर रन्स कर रहे हैं, उनके ना होते हुए आपके यंगस्टर्स का आगा सलमान, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, इन प्लेयर्स का रन्स करना और पाकिस्तान के फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से इन प्लेयर्स का ग्रूम होना जो है वो आगे के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइंस दे रहा है। जैसे पहले कहा कि जेल हो गई टीम, आपने पाकिस्तान के 7वें ओपनर बने जिन्होंने पाकिस्तान के बाहर डबल सेंचुरी स्कोर की, और अब्दुल्ला शफीक ने 2021 के आखिर में बांग्लादेश में चट्टागोंग टेस्ट में अपना बात ये कि इनके टेस्ट क्रिकेटर बने और अब्दुल्ला शफीक टेस्ट क्रिकेटर बन गए, और खास बात ये कि इनके चचा जो थे अरशद अली,
वो मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से खेले। इनके वालिद भी अब यूएई में होते हैं, इनके चचा अरशद अली मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। तो लगता ही है कि क्रिकेट में इनकी गाइडेंस इनको जो रही है इनके वालिद और चचा की रही है, और जिस तरह से उन्होंने डेवलप किया अपने आप को, आज 4थी सेंचुरी बनाई, डबल सेंचुरी थी, जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक ने अपने आप को मोल्ड किया टेस्ट क्रिकेट में, उससे लग यही रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान के लिए और कारनामे सर अंजाम देंगे। इसी तरह से आगा सलमान है, क्योंकि अगर खिलाड़ी को मौके दिए जाए, उसको एतमाद दिया जाए, तभी वो रन स्कोर करता है। आगा सलमान अपना 9वां टेस्ट मैच आज खेले और उन्होंने दूसरी सेंचुरी स्कोर की। फिर सऊद शकील की अगर आप बात करें, एक ऐसा बैट्समैन हमें मिल गया है फैसल कि जो तवील अरसे तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है। 7 टेस्ट मैचेस, ये 7वां था। उन्होंने हर टेस्ट मैच में निस सेंचुरी बनाई है, सेंचुरी भी बनाई, डबल सेंचुरी पिछले टेस्ट मैच में बनाई। दुनिया वो जो टेस्ट क्रिकेट की 146 साल तारीख में वो पहले बैट्समैन है जो मुसलसल इब्तिदाई 7 टेस्ट मैचेस में किसी न किसी इनिंग्स में जरूर निस सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुई है। तो ये पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद दे रहे हैं ये बैट्समैन, और मुझे लगता है आने वाले वक्त में अगर इनको खुदा न खास्ता कोई इंजरी नहीं हुई तो ये यकीनन ये एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। एब्सोल्युटली। मिर्जा इकबाल साहब भी हमारे, कमर अहमद साहब भी हमारे साथ होंगे। मजीद डिस्कशन करेंगे सेकंड टेस्ट के हवाले से और पीसीबी में जो टेक्निकल कमेटी के हवाले से जो खबरें हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बहुत ही अच्छे तज्ज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान की जो आउटस्टैंडिंग बैटिंग है सेकंड टेस्ट मैच में उसके हवाले से बात कर रहे थे। एक सवाल हम टेस्ट मैच के हवाले से और ले लेते हैं, फिर हम ज़रा पीसीबी की टेक्निकल कमेटी के हवाले से जो खबरें हैं उन पर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। मिर्ज़ा साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था स्पेसिफिकली, आपने जैसे कहा कि अब्दुल्ला शफीक, आगा सलमान, सऊद शकील, इन तीनों ने प्रूव किया है कि कितना अच्छा अडाप्ट करते हैं वो और कितना सिचुएशनल खेलते हैं। सिर्फ आप अगर अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग देखें, पिछले बार जब श्रीलंका में 160 किए थे उन्होंने 400 गेंदों पे किए थे। इस बार उन्होंने 200 जो रन्स किए वो 60 के स्ट्राइक रेट से किए हैं, विच मीन्स इनकी बैटिंग में चेंज हुआ है, तेज़ भी खेल रहे हैं। आपको लगता है कि ये तीनों प्लेयर्स, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, आगा सलमान, आपके इतने बड़े जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, एशिया कप और वर्ल्ड कप, उसमें आपकी टीम का हिस्सा वो बन सकते हैं? और लॉन्गर फॉर्मेट से 50 ओवर वाले फॉर्मेट में आते हुए हमने देखा है कि जनरली प्लेयर्स को सक्सेस मिलती है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, इन्होंने सऊद शकील को अब से 2 साल पहले कार्डिफ में वनडे डेब्यू कराया और उसके बाद जो अगला वनडे था लॉर्ड्स में, क्रिकेट का जो हेडक्वार्टर कहलाता था, वहां उन्होंने निस सेंचुरी बनाई। सऊद शकील एक ऐसे बैट्समैन हैं जो मिडिल ऑर्डर में खासकर खेल सकते हैं और सिंगल डबल स्ट्राइक को रोटेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इन्हें चाहिए कि सऊद शकील को जरूर कंसीडर करें, क्योंकि हमारी टीम तो 20 ओवर में भी ऑल आउट हो जाती है, 50 ओवर तो बहुत बड़ी बात है। और सऊद शकील चूंकि ग्रास रूट लेवल से आए हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की नुमाइंदगी करते चले आ रहे हैं, जहां से फराज अहमद खेले, बेशुमार क्रिकेटर्स पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से खेले, और सऊद शकील अंडर 19 लेवल से आ रहे हैं। कोई 60 से ज्यादा टेस्ट मैचेस का तजुर्बा, फर्स्ट क्लास मैचेस का तजुर्बा रखने के बाद इन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था लास्ट ईयर इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी में। और ये कराची का इलाका है जब पर यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बराबर सर्विस सेंटर वहां रहा करते थे, और जब ये वहां गए नेट पर पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के, तो सबने कहा ये बहुत छोटे, और मीर हमजा भी वहां बॉलिंग कर रहे थे, ताबिश खान भी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन और सो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। और बड़ा इंटरेस्टिंग सऊद शकील के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन दे रहे थे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, उनसे हम बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक पे दोबारा जाना है हमें, एक ब्रेक पे से वापस आते हैं और मिर्ज़ा इकबाल बेग के साथ अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। हमारे साथ हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे आपके 3 टॉप परफॉर्मर्स इस टेस्ट सीरीज़ में, और कुछ प्लेयर्स तो उससे पहले भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील और आगा सलमान। उन पे हम पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे थे कि क्या ये तीनों प्लेयर्स आपके ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने एशिया कप खेलना है, आपने वर्ल्ड कप खेलना है। मिर्ज़ा साहब, यू कैन कंटिन्यू विद योर आंसर। आप हमें बहुत अच्छा बता रहे थे सऊद शकील का, सो आप अब कंटिन्यू कर सकते हैं। सऊद शकील देखे 59 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद अपना पहला टेस्ट मैच खेला लास्ट ईयर रावलपिंडी में,
तो कहते हैं ना कि जो हमारे यहाँ PSL से लड़के आते हैं उनको एकदम से डाल देते हैं तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो चूंकि तजुर्बा था उसके पीछे, पाकिस्तान अंडर-19 को रिप्रेजेंट कर चुका था, तो उस तजुर्बे का उसने भरपूर फायदा उठाया और कराची में जो UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास एक इलाका है सगीर सेंटर, वो वहां रहा करता था, अब तो गुलशन मेमार शिफ्ट हो गया है। तो उसने अपनी क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से शुरू की और जब नेट पर गया तो सरफराज अहमद जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के कप्तान थे वो हैरान हुए कि छोटा बच्चा कैसे फास्ट बॉलर को खेलेगा। मीर हमजा बॉलिंग कर रहे थे, ताबिश खान कर रहे थे, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से सऊद शकील खेला, सरफराज ने कहा कि आने वाला वक्त इसका होगा, अब आप देखें कि किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही अब्दुल्ला शफीक में भी बड़ा पोटेंशियल है। आज उन्होंने अपनी 34 सेंचुरी बनाई। वो कुछ वनडे पाकिस्तान से खेले, सऊद शकील भी 5 वनडे खेले, शायद अब्दुल्ला शफीक 6 वनडे खेले। तो ये ऐसे बैट्समैन है कि जो पाकिस्तानी टीम में जिनकी जरूरत है, जो टेक्निकली भी साउंड है और जो फंस कर भी खेल सकते हैं। आगा सलमान को तो ये वनडे खिला रहे हैं, वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही है मिर्जा इकबाल साहब, हमने देखा है कि जो लोग अच्छा काम करके जाते हैं उसके बाद परफॉर्मेंसेस आती हैं तो हमारी मैनेजमेंट में इतनी PCB की मैनेजमेंट में चेंजेस हो रही होती हैं कि वो फिर लोग इग्नोर हो जाते हैं। जैसे मोहम्मद वसीम पिछले चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने भी सऊद शकील को काफ़ी सपोर्ट किया और आज हम देख रहे हैं कि वो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस सिलेक्शन के। आपको लगता है कि क्रेडिट जाना चाहिए पिछली सिलेक्शन कमेटी को भी? देखिए, पिछली सिलेक्शन कमेटी तो वन मैन शो थी, क्योंकि जो रीजन्स के कोचेस थे वो सिलेक्शन कमेटी में थे, सारे शॉट्स मोहम्मद वसीम खेल रहे थे। लेकिन चूंकि सऊद शकील काफी अरसे से आ रहे थे, उनको 2021 में मौका मिला था जब इंग्लैंड का टूर था पाकिस्तान का, जहां वनडे उन्होंने डेब्यू किया था कार्डिफ में। तो ठीक है, उन पर कॉन्फिडेंस किया, लेकिन बाकी जो है ना, सऊद शकील ने अपनी सलाहियतों की बदौलत, खुद अपनी बैटिंग सलाहियतों की बदौलत अपना लोहा मनवाया और उनका मुस्तकबिल बड़ा रोशन और ताबनाक है। मैं समझता हूँ आपने जिस तरह फैसल निशानदेही उन्हें जरूर वनडे क्रिकेट में भी खिलाना चाहिए। वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक आध मैच में वो 3-4 ओवर्स भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इट बी ए गुड प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान ODI टीम, स्पेशली कंसिडरिंग द एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। और आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें याद होगा कि 2011 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने जिस तरह का रोल प्ले किया था एज एन ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, तो यूज़फुल हो सकते हैं इन कंडीशन में 4-5 ओवर्स निकालने के लिए। वेरी गुड पॉइंट सर। अब हम थोड़ी अपना रुख करते हैं, जो टेक्निकल कमेटी बनी है या बनने जा रही है उसमें मिसबाउल हक तो उस टेक्निकल कमेटी को लीड कर रहे हैं। ज़का अशरफ के साथ बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन में उनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, डिसीजंस भी हो रहे हैं। किस तरह देखते हैं मिसबाउल हक का इंक्लूजन इस तरह टेक्निकल कमेटी का बनना और उनका इंक्लूजन होना, और अब वो दूसरे प्लेयर्स के साथ भी बात कर रहे हैं, चीफ सेलेक्टर को सेलेक्ट करने की भी बात कर रहे हैं। सो हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग बिफोर इवेंट्स लाइक वर्ल्ड कप एंड एशिया कप के मिसबाउल हक जैसा सीनियर प्लेयर आपके PCB के रैंक्स में आता है और इस तरह के डिसीजन लेने जा रहा है? देखिए फैसल, सबसे पहली चीज तो ये कि ज़का अशरफ क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, अभी मुकम्मल तौर से वो PCB के चेयरमैन नहीं बने। लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि आप डे टू डे अफेयर चलाएं और अपने इलेक्शन कराएं। जब ज़का अशरफ इलेक्शन करा लेंगे और इलेक्टेड चेयरमैन की हैसियत से आएंगे तो फिर उनके जो फैसले होंगे उनमें ज्यादा ऑथेंटिसिटी होगी कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से। ये ठीक है, वो पहले भी 1 साल 7 महीने तक PCB के चेयरमैन रहे। नजम सेठी साहब के साथ उनकी जो चपकलिश रही कि अदालत में चले जाते थे, अदालत में मुअत्तल कर देती थी, फिर आ जाते थे। लेकिन अब ज़का अशरफ साहब चुके आए और आप देखिए पाकिस्तान क्रिकेट में फैसल स्टेबिलिटी नहीं है। 22 दिसंबर 2022 को रमीज़ादा चेयरमैन थे, फिर सेठी साहब बन गए मैनेजमेंट कमेटी के, फिर ज़का अशरफ साहब आ गए। तो अब पाकिस्तान को एक ऐसे चेयरमैन की जरूरत है जो इलेक्टेड चेयरमैन हो, 3 साल गुजारे। जैसे एहसान मानी साहब ने 3 साल गुजारे, मादी में एजाज भट्ट साहब 3 साल गुजार चुके, तो हमारी बदकिस्मती है। लेकिन जो फैसलों की आपने बात की फैसल के मिसबाउल हक जो है यकीनन तजुर्बाकार है, और जिस अंदाज से एहसान मानी साहब के दौर में उनको साइडलाइन किया गया था, ज़का अशरफ के साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो आए हैं। लेकिन वो कहते हैं मैं बिला मुआवजा काम करूंगा। अगर आप बिला मुआवजा काम करेंगे तो फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? जब तक आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, बिला मुआवजा में तो आप मुख्तलिफ लीग्स के साथ भी अटैच हो सकते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मिसबाउल हक को अभी ये सोचना होगा, और अभी तो चीफ सेलेक्टर बनाने से पहले ज़का साहब को चाहिए कि वो अपने इलेक्शन अपना कराएं, गवर्निंग बोर्ड आए और फिर उसके बाद ये सारे डिसीजन लें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं
कि ज़का अशरफ साहब के आते ही जिनकी अपनी दुकानें चमकानी शुरू कर दी, फलाना ओहदा, फलाना मुबारकबाद, बाहर पोस्टर लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़का साहब समझदार आदमी है और ये क्रिकेट को चला सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का उन्हें तजुर्बा है, लेकिन उन्हें अच्छी टीम की जरूरत है। और मेरे ख्याल में माजी में जिन लोगों को आजमा चुके हैं, उनको आजमाने के बजाय नए चेहरे सामने आने चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर तरीके से मजबूत अंदाज से चला सके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और प्रोफेशनल्स लाइक मिसबाह उल हक के डिफेंस में अगर हम बात करें तो जैसे आपने कहा कि हमारी पीसीबी की जो पोजीशंस हैं वो इतना एब्रप्टली चेंज होती हैं कि कोई भी प्रोफेशनल उसमें कोई पोजीशन लेते हुए भी डरता है। जैसे मिसबाह उल हक ने भी यही कहा कि मैं बिज़ी हूँ, मेरी और भी मसरूफियात हैं, लेकिन ऑब्वियसली ज़का अशरफ साहब के साथ उनकी दोस्ती होगी तो उन्होंने टेक्निकल कमेटी को हेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिला मुआवजा करने की कोशिश की ताकि अकाउंटेबिलिटी भी एज सच ना हो और अगर वो कोई पोजीशन ले लें तो उससे सैक होने का भी खतरा ना हो। आई थिंक मिसबाह उल हक के डिफेंस में हम इतना कह सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा ना। अभी देखिए एक गैर यकीनी सूरत हाल है फैसल, अदालतों में लोग चले गए हैं। जो पिछला माफिया था वो नहीं चाहता कि ज़का अशरफ जो है वो कोई काम कर सके। कभी बलूचिस्तान हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी पेशावर हाई कोर्ट, तो हर जगह जा रहे हैं। ये कहाँ होता है? आप भारत की मिसाल ले लें कि सौरव गंगोली की और जय शाह की खटपट हो गई। जय शाह चूंकि भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे हैं, तो उन्होंने क्या किया, सौरव गंगोली को बीसीसीआई के सदर से हटाकर उनकी जगह रॉजर बिनी को सदर बनवा दिया। लेकिन वहां तो कोई अदालत में नहीं गया। हमारे मुल्क में एक अजीब और गरीब निज़ाम है। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी आनी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए कि अगर कोई चेयरमैन आता है 3 साल के लिए उसको काम करने का मौका देना चाहिए। ये ना हो कि आए और टांगे खींचना शुरू कर दे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज़का अशरफ जो है वो कुछ काम करेंगे, पहले वो चेयरमैन इलेक्ट हो, क्योंकि आप देखें ना कि फिर अभी उबूरी हुकूमत भी आने वाली है और वजीर आजम जो होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन के तहत वो पीसीबी का पेट्रन इन चीफ होता है। तो उबूरी हुकूमत के आने से पहले अगर ज़का साहब अपने आप को मुंतखब करा लेते तो इनके लिए बेहतर होगा, वरना हो सकता है हालात और तब्दील हो जाए, इलेक्शन हो, हालात और तब्दील हो जाए। तो आप पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कुछ भी गेस नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर अब थोड़ा रुख करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप जो इतना बड़ा इवेंट होने वाला है उसमें सबसे बड़ा मार्की मैच जो है वो पाकिस्तान इंडिया का है, जो अभी जो स्केड्यूल आया उसके हिसाब से 15 अक्टूबर को होना था, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि वो मैच जो है नवरात्रि का इवेंट है इंडिया में, इसलिए वहाँ की सिक्योरिटी ने कंसर्न ये शो किया है कि इस बड़े मजहबी इवेंट की वजह से पाकिस्तान इंडिया का मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में कराना मुश्किल है। उस मैच के लिए बात ये हो रही है कि आया वो 14 अक्टूबर को शिफ्ट होगा या उसका वेन्यू चेंज हो जाएगा। दोनों सूरतों में क्योंकि 14 अक्टूबर को 2 और इम्पॉर्टेंट मैचेस होने हैं, सो टीवी राइट्स के हवाले से बहुत सारे स्ट्रगल होगी और अगर वेन्यू पूरा चेंज होता है तो पाकिस्तान का स्केड्यूल किस तरफ जाएगा, ये भी एक मसला है। किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए जो मेरे पास फैसल भारत से इत्तलात आई हैं, वहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उन सब ने मुझे यही बताया कि ये मैच 15 के बजाय 14 को कराएंगे और अहमदाबाद में कराएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है जहाँ 1,32,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आईसीसी को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बड़ी जबरदस्त आमदनी मुतवक्किल है। और वहां पर अभी से होटल्स के रेट, जो होटल 10,000 का था वो 60,000 रुपए पर डे का हो गया, इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर अभी से बड़ी एक गहमा गहमी है। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस मैच को अहमदाबाद से कहीं और शिफ्ट किया जाए। लेकिन अब पाकिस्तान का जो एक मैच है वो 12 अक्टूबर को है, तो क्या पाकिस्तान 12 अक्टूबर का मैच खेलकर 13 को ट्रैवल करेगा, प्रैक्टिस करेगा, कब खेलेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन आईसीसी ने जिस तरह से पाकिस्तान ने रिजर्वेशन शो की थी कि नहीं हमारा अहमदाबाद में मैच ना रखा जाए, रख दिया। पाकिस्तान ने कहा था हमारा चेन्नई में अफगानिस्तान से मैच न रखा जाए क्योंकि वहां स्पिनर्स फ्रेंडली विकेट है और अफगानिस्तान के पास राशिद खान है, नूर अहमद है, मोहम्मद नबी है, मुजीबुर रहमान है, तो वो मैच भी तब्दील नहीं किया। तो अब देखें ना, आईसीसी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया है, भारत के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि सारे मेजर स्पॉन्सर जो हैं आईसीसी के पास वो सारे भारतीय स्पॉन्सर्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वेन्यू तब्दील किया जाए। मेरे पास जो इत्तलात है वो यही है कि 14 अक्टूबर की डेट होगी कि जिस पर ये मैच कराया जाए। जिस तरह आपने कहा कि नवरात्रि का जो उनका फेस्टिवल है और उसमें सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। वैसे भी अहमदाबाद बड़ा वोलेटाइल शहर है, आपको याद है गुजरात में फसादात हुए थे। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब देखें मुंतजमीन क्या फैसला करते हैं। लेकिन मेरे पास ये इत्तला फैसल की मैच 14 अक्टूबर को होगा। बिल्कुल सही है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट्स ऑलवेज प्लेयर, आगे भी शोज में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया शो देखने के लिए। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो।